Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है हमारा टॉपिक है आज का बैटल ऑफ प्लासी। एक बहुत ही बढ़िया बैटल, बहुत ही अच्छा बैटल हुआ था अपने टाइम पे, है ना। अब ये किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे जो है इंडिया के नवाब के बीच में। जो बंगाल के नवाब थे फेमस सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल, किनकी बात हो रही? रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है। अब ये क्यों हुआ था, क्या रीजन था? लेकिन बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत ही अहम बैटल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थी उनकी पोजीशन में एक बहुत ही मेजर चेंज आया है हमारे इंडिया के अंदर। क्लियर? तो पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ठीक है। आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है, तो लाइक शेयर कर दो। फिर देख लेते हैं क्या कहती है कहानी। ये है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। जस्ट ऐसी इमेज लगी हुई है, थोड़ा सा आप इमेजिन कर लो रॉबर्ट क्लाइव को और सिराजुद्दौला को, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल फॉट बिटवीन ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड फोर्सेस लेड बाय सिराजुद्दौला, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब रूलर ऑफ बंगाल ऑन जून 23, 1757। ये किसकी बात हो रही? सिराजुद्दौला है ये, उनको दूसरा नाम से भी इस तरीके से बोला जा रहा है, अलग अलग नाम ऐसे दिए रहते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। अच्छा, ये रीजन क्या था बैटल का? आप जैसे जो 8th क्लास में होंगे, ये तो सभी के लिए वीडियो है, पर जो 8th क्लास में होंगे उनके तो चैप्टर ही रहा है, ट्रेड टू टेरिटरी सेकंड चैप्टर है, उसमें मैंने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाया है ना। रीजंस क्या थे? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस ट्रेड पर्पस था, वो ट्रेड करना चाहती थी, वो पैसा कमाने ही भारत आई थी। पैसा कमाने कैसे? कि यहाँ से सस्ते सस्ते और जिन जिन प्रोडक्ट्स की यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड है, यानी यूरोप में डिमांड है, यहाँ से वो प्रोडक्ट ले जाना चीप रेट में और क्या कर देना, यूरोप में जाकर बेचना कर, है ना। यहां से कम दामों में खरीदना, वहां पे महंगे दामों में बेच के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रही थी। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब और क्या कहा जा रहा है हमें कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रेड का पर्पस था। अब ट्रेड करना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग भी कम नहीं थे ना। ट्रेड कर रहे हैं तो फोर्ट बना रहे हैं अपनी कंपनी को और एक्सपैंड कर रहे हैं अपने किले को और एक्सपैंड कर रहे हैं, गांव में हक जता रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये दिक्कत जो है नवाब से लोकल उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये लोग क्या कर ले रहे थे ना, औरंगजेब से, मतलब जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पर, उनसे परमिशन ले ली कि हम क्या करेंगे कि हम ट्रेड करेंगे तो हम ड्यूटी नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर में रह के ट्रेड कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो आप लोग मुझसे रेंट या कुछ ऐसा मांगोगे ना कि भैया आप तो कमा रहे हो हमारे एरिया में आके, हमारे घर में आके, तो हमें कुछ दो। पर यहां पे कंपनी मना कर रही थी कि नहीं, हम कुछ भी ड्यूटी नहीं देना चाहते, ऐसा इनका मन था, ठीक है। अब ऐसी चीज हो गई, ये दिक्कत हो गई। अब ये सब होने के बाद नवाब जो थे वो तो बहुत चिढ़ रहे थे। उनका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हम कह सकते हैं जा रहा था ना उनके हाथों से। अब मैं हूं, मेरे को बोला जा रहा है कि ऊपर से कोई ऑर्डर कर रहा है कि नहीं नहीं, इनसे रेंट नहीं लेना है, फ्री में ही तुम्हारे घर पे रहेंगे, शॉप चलाएंगे, और उनका खूब अच्छी कमाई हो रही, बढ़िया कमा रहे, लेकिन मैं रेंट नहीं ले पा रही, तो मेरा अच्छा खासा रेंट जा रहा है ना, और रह भी वो मेरे ही घर में रहे, ऐसा आप समझ लो। तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगी? लेकिन मेरी मजबूरी की किसी ऊपर से किसी का ऑर्डर है, कोई कह रहा है कि भाई नहीं, इनको जाने, मतलब इनसे रेंट नहीं लेना तुम, ठीक है, ऑर्डर दे दिया, उन्होंने उनसे परमिशन मांगी, तो मुझे कितना दिमाग खराब होगा। लेकिन जैसे ही जो एम्परर नहीं रहे, है ना, तो अब जो छोटे मोटे राज्य हैं वो अपना सर उठाने लग गए थे। तो ऐसे जो नवाब से अपनी पावर दिखाने लग गए थे, असर्ट करने लग गए थे, अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने लग गए थे कि नहीं, अब हमें बहुत हो गया, किसी के फरमान या ऑर्डर अब हम नहीं फॉलो करेंगे, है ना। मतलब अब कोई जैसे टीचर चली जाती तो बच्चे लोग कैसे हीरो बनने लग जाते, जैसे टीचर आ जाती तो दुबक के बैठ जाते। तो ऐसे समझ लो मुगल एम्परर नहीं रहे, तो उसके बाद मतलब मुगल एम्परर दूसरे थे, लेकिन तब नहीं थे, दूसरे आए थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन जिनका फरमान, जिनका ऑर्डर था वो नहीं रहे। तो जो नवाब से लोकल नवाब, वो अपनी पावर असर्ट करने लग गए थे। जैसे सिराजुद्दौला, ये लोग सीधे सीधे मना करने लग गए थे कि नहीं, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है, और आप ये जो अपना किला बढ़ा रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, ये नहीं करोगे। अब सोचो, कंपनी के काम में कोई मतलब इंटरफेरेंस कर रहा है, उनका तो बढ़िया फायदा हो रहा था, तो उनको कितना गुस्सा आ रहा होगा, बहुत गुस्सा आ रहा था उनको। लेकिन वो क्या कर रहे थे, फिर भी ढीठ की तरह सुन नहीं रहते, उल्टा और जो है उनके जो नवाब है कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उसको नकार रहे थे, उसको अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। चलो इसको देखते। अब क्या था,
बैटल फॉर्ट बिटवीन, ये किसके बीच में बैटल हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, जिसको किसने लीड करा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और किसकी फोर्सेस? सिराजुद्दौला की फोर्सेस, यानी सिराजुद्दौला और इनके बीच में हुई थी, जो किसके रूलर थे, किसके नवाब थे, कहां के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। कब हुई थी? ऑन जून 23, 1757। अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मार्क्ड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ mere mercantile presence into a military and political power in India, and the battle is often considered to be the starting point of British rule over the subcontinent। मैंने बताया ना कि ये जो सिर्फ बैटल ही नहीं थी कि ट्रेड के लिए बैटल हो रही है, ये बैटल एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, एक बहुत बड़ा मेजर चेंज माना जाता है इंडिया के इतिहास में और ब्रिटिश पावर के बढ़ने में, है ना। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश की मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। तो एक तरीके की डिसाइसिव विक्ट्री है किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना, जो एक माना जाता है इनका ट्रांसफॉर्मेशन किससे? फ्रॉम अ मेयर मर्सेंटाइल प्रेजेंस इनटू अ मिलिट्री, मतलब कि पहले किस पर्पज से आए थे? ट्रेड के पर्पज से आए थे, लेकिन अब किस में टर्न हो गए? मिलिट्री पावर में, है ना। इनके पास मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर आ गई, और जिससे क्या हो रहा है? बैटल को क्या माना जाता है कि आप ये समझ जाओ कि इनका पर्पस ट्रेड के लिए था। ये जो बैटल थी ट्रेड की थी, लेकिन ट्रेड के साथ इनको क्या मिल गई? पॉलिटिकल पावर भी मिल गई, क्योंकि इन लोग ये सोच रहे थे ना कि यार जैसे मैं हूं, मैं बोलूंगी कि यार जो घर का मालिक है बहुत ज्यादा परेशान करता है, मुझे प्रॉपर शॉप नहीं चलाने देता, पैसा मांगता है, मुझे देना भी नहीं है, तो क्यों ना मैं इसका घर ही खरीद लूं, ये एरिया ही खरीद लूं। ऐसे ही हमारे दिमाग में आता है, चालाकी से जीत लूं, कुछ भी ऐसा कर लूं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, इन्होंने बैटल लड़ी और इनको बंगाल की दीवानी भी मिल गई थी। बहुत सारे फायदे, वो अभी आपने 8th क्लास में जिसने पढ़ा है तो उसको तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये क्या माना जाता है? कि इंपॉर्टेंट चेंज माना जाता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है ब्रिटिश रूल का, कि ओवर द सब कॉन्टिनेंट ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटिश रूल का। बैटल ऑफ प्लासी के बाद मेजर चेंज जो आए थे, अभी तक ये लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इस बैटल के बाद अब ये लोग ट्रेड से धीरे धीरे टेरिटरी बनाने लग गए थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है। द मुगल एम्पायर विच हैड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी फॉलोइंग द डेथ ऑफ द एम्परर औरंगजेब। अब मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मुगल एम्पायर था, है ना, उसका कंट्रोल देखो अपने टाइम पे, ठीक है, मुगल एम्पायर एक फ्लोरिश्ड एम्पायर था, नो डाउट, लेकिन हर चीज धीरे धीरे गिरती है ना, डिक्लाइन होता है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हट गए थे, गायब सफाचट हो गए थे मुगल्स थे, लेकिन अब उनकी इतनी पावर नहीं थी। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब ही थे। औरंगजेब की डेथ के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदलने लग गई थी। अब उतनी उनकी सत्ता या पावर नहीं रही थी कि कोई उनसे डर रहा है, उनका डोमिनेंस है, भाई अथॉरिटी मानना है, नहीं, इतना नहीं रहा था। Bengal, one of the empire's richest provinces, had come under the hereditary rule of the Nawabs of Bengal, a position secured in 1717 by Murshid Quli Khan, formerly the Prime Minister of the Mughal Bengal province। ये कौन है? मुर्शिद कुली खान है। क्या बताया जा रहा है? बंगाल क्या था? एम्पायर का रिचेस्ट प्रोविंस माना जाता था, है ना। मुगल एम्पायर का एक बहुत ही अच्छा ऐसी प्रांत मानी जाती थी, बहुत अच्छा पैसा वैसे वाली, इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छे थे ये लोग। had come under the hereditary rule of the नवाब्स ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे कैसा था? जो हेरिडिटरी रूल था, वंशज, जैसे पिताजी हैं उनके बेटे बनेंगे नवाब, फिर उनके बेटे बनेंगे, ऐसा रूल था। जो पोजीशन कब सिक्योर की गई थी? 1770 में। किसने, किसके द्वारा की गई थी? मुर्शिद कुली खान। किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। फॉर्मली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुगल बंगाल प्रोविंस, जो क्या थे? मुगल बंगाल प्रोविंस के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते, मतलब बैकग्राउंड बता रहे, कहा जो बैटल हुआ इसके पीछे की कहानी। The British East India Company had arrived in India in the 17th century after being given a royal charter in 1600 to pursue trade in the East Indies that include the right to form its own army। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई 17th सेंचुरी में, है ना। 17th सेंचुरी में आई, तो आप बोल रहे हो कि मैम ये 1600 लिखा है, ऐसा क्यों? देखो सेंचुरी क्या चलती, आगे चलती। अभी हमारा टाइम क्या चल रहा है? करंट ईयर। जिसको कंफ्यूजन है उसको बता रही हूं। करंट ईयर हमारा क्या चल रहा है अभी? 2024, 2025 चल रहा है अभी हमारा करंट ईयर चल रहा है ना। अब क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 21st सेंचुरी। इसको हम क्या बोलते हैं? 21st सेंचुरी बोलते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? 21st सेंचुरी। यानी सेंचुरी को हम एक आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे 100 सालों बाद अगर ये टाइम चल रहा होगा 20 या 2025 चल रहा होगा, तो ये लोग क्या बोलेंगे? इसको
22nd सेंचुरी। ये क्या कहलाएगी? 22nd सेंचुरी, है ना। तो ऐसे ही जब हम बोलते ना हमें आजादी मिली 1947 में, हमें जो इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो आप बोलोगे 19th सेंचुरी, नहीं, इसे 19th सेंचुरी नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? 20th सेंचुरी में हमें क्या मिली? आजादी मिली। अब समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स का इंडिया में अराइवल हो गया था, है ना। तो रॉयल चार्टर इन्हें मिला 1600 में। तो आप सोच रहे होंगे चलो 1601, 2, 5 जब भी आए होंगे, जैसा जो भी इस टाइम पे आए होंगे, तो 16 में ही आए होंगे ना, 1600 की लाइन में, इसी में आए होंगे, इसी सेंचुरी में। तो हम 17 क्यों बोल रहे? तो सेंचुरी जो है हम एक आगे लेकर चलते हैं। क्लियर हुआ? इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, आप सुनते हो 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी कहाँ से लगी हुई है? ये लगी हुई है आपकी, मतलब अब हमारा जो 2025 चल रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? 21st सेंचुरी, एक आगे लेके चलेंगे। क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या हो गया? अब इसको हटाते हैं, यहां देख लेते हैं। हमें बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? इंडिया आए वो लोग जब 17th सेंचुरी में, उनको क्या मिला? रॉयल चार्टर मिला, है ना। इनको जो है एलिजाबेथ क्वीन थी, उन्होंने इनको रॉयल चार्टर इशू करा। अब इस चार्टर में ये था कि इन्होंने कहा था कि देखो यूरोपियन है, यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर कंट्रीज क्या क्या है? अगर कंट्रीज की बात करें, फ्रांस, इंग्लैंड या ब्रिटेन कह लो, डच, है ना, पुर्तगाल। तो ये सब क्या है? ये सारी हमारी कंट्रीज हैं। ये सारी क्या है? ये हमारी कंट्रीज हैं, देश हैं ये सारे, है ना, जो किसके अंदर आते हैं? यूरोप के अंदर आते हैं। जैसे हमारे एशिया के अंदर इंडिया है, जापान है, चाइना है, श्रीलंका है, म्यांमार है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो इन्होंने क्या कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी थी? इंग्लैंड की थी, है ना। तो इन्होंने क्या करा कि रॉयल चार्टर इशू करवाया महारानी जी से कि भाई आप क्या करो, रॉयल चार्टर इशू करो जिसमें ऐसा हो कि सिर्फ हम ही जाके ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं, है ना। ये लोग, एशिया क्या है? यूरोप के ईस्ट में, इस साइड है, जैसे हम बोलते थे यूरोप को वेस्ट, क्योंकि हमारे वेस्ट साइड है, तो यूरोप के ईस्ट साइड क्या है? हमारा एशिया है। तो ये लोग कहने लग गए कि भाई नहीं, हम क्या करेंगे, हम और चार्टर इशू करेंगे, परमिशन लेंगे कि मेरे यहाँ से सिर्फ हमारे एरिया से, हमारी कंट्री से हम ही ट्रेड कर सके। तो क्वीन ने क्या कर दिया था? इनको मतलब चार्टर इशू कर दिया था कि भाई ठीक है, आपकी कंट्री से आप ही ट्रेड करेंगे। अब देखो कंट्री का तो इन्होंने कंपटीशन खत्म कर दिया, कंट्री का अब कोई टेंशन नहीं, कंपटीशन खत्म। लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज से तो कंपटीशन था ना। अगर मैं बोलूंगी कि मैं नहीं चाहती कि इंडिया से, एशिया में इंडिया है तो इंडिया से और कोई मेरे अलावा ना जा पाए कंपटीशन के लिए, तो मैंने क्या कर दिया? कुछ भी ऑर्डर जारी करवा दिया प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, तो मेरे को अब सिर्फ मैं ही जाऊंगी, बाकी कोई नहीं जाएगा। हाँ, यहां से तो मैंने कंपटीशन खत्म किया, लेकिन एशिया से तो और भी सारी कंट्री है, वहां से तो कोई भी जा सकता है, तो ये भी दिक्कत थी। अब यहां पे क्या करा इन्होंने कि हम ही जाएंगे, हम ही ट्रेड कर सकते हैं। By the middle of the 18th century, it had established a strong military presence in India. In the Bengal region, it had a strong garrison in place at Fort William in Calcutta, now Kolkata. अब अगर हम बात करें मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में, तो इन्होंने स्टैब्लिश कर ली थी अपनी बहुत, मतलब अच्छी मिलिट्री पावर इनने इंक्रीज कर ली थी, बहुत बढ़ा ली थी। इन द बंगाल रीजन की बात करें तो इनका बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग गैरिसन था, है ना, इन प्लेस एट फोर्ट विलियम, इन जो फोर्ट विलियम था, मतलब किला जो बोला जा रहा है कैलकाटा में, जो इसको नाउ अब हम कोलकाता बोलते हैं, मतलब इनकी मिलिट्री पावर अच्छी बढ़ चुकी थी। द ब्रिटिश वर देन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड अ सिमिलर रेमिट। अब मैंने बोला ना कि इन्होंने इंग्लैंड से तो कंपटीशन खत्म किया, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज तो थी, तो ऐसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो यहां से इनका दिक्कत चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फ्रॉम 1746 द राइवल कंपनीज फॉर द कार्नेटिक वॉर फॉर एडवांटेज इन साउथ ईस्टर्न इंडिया एंड सॉट इन्फ्लुएंस ओवर लोकल रूलर्स एंड थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे इनसे, राइवल कंपनी से इनका जो वॉर चल रहा है, ये दिक्कतें चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है ना, ताकि हम इंडिपेंडेंस हासिल कर पाए, ताकि हम रूल कर पाए, हमारा मतलब हम अपने अकॉर्डिंग चीजें चला पाए, दूसरों का कंपटीशन खत्म करना चाह रहे थे, तो ये दिक्कत हो रही थी। ठीक है,
In 1756, Siraj-ud-Dawla became Nawab of Bengal and adopted a pro-French policy. He was unhappy with the fortification at Fort William and with British interference in local political affairs. अब क्या हो गया, जो सिराज-उद-दौला थे ये रहे 1756 में इन्होंने ये क्या बन गए, बंगाल के नवाब बन गए। इन्होंने प्रो फ्रेंच पॉलिसी को अडॉप्ट करा, अपनाया। ये किस चीज से ना खुश थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना किला बढ़ा रहे हैं, किलाबंदी कर रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं, है ना, और पॉलिटिकल मैटर्स में ये लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो गुस्सा आएगी ना। मैंने वही बोला ना कि मैंने किसी को रेंट पे रखा है और वो मेरे घरेलू मामलों में मेरी चीजों में दखल अंदाजी कर रहा है, घर के मैटर्स में बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और ना भाई आप जो है ड्यूटी भी नहीं पे कर रहे हो, तो गुस्सा आ रही थी। इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे इनकी पॉलिसीज से और इनके जो अफेयर ये लोग मतलब इंटरफेयर कर रहे थे इन चीजों में। The Nawab captured Calcutta and Fort William that year and infamously had 146 British prisoners confined in a small cramped dungeon where according to one prisoner 123 of them died of suffocation and dehydration. अब नवाब ने क्या करा, कैप्चर कर लिया कैलकाटा को and Fort William, है ना, that year and infamously had 146 British prisoners confined in a small cramped dungeon where according to one prisoner 123 of them died of suffocation and dehydration. मतलब आप काबू कर लिया, है ना। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था इनका, तो इन्होंने इनको क्या कर लिया भाई, वही बंदी बना लिया इस तरीके से। और उनमें से क्या बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स में से 123 तो जो है सफोकेशन से, है ना, दम घुटना और डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने से वो मर गए, है ना, उनकी मौत हो गई क्योंकि गुस्सा आ रखा। तो इन्होंने इनको क्या कर लिया, बंदी बना लिया था। क्लियर हो गया, आया समझ में। और गुस्सा के रीजन क्या था, क्योंकि ये लोग इन लोगों से जो सिराज-उद-दौला थे बहुत ज्यादा ना खुश थे, ना ये लोग ड्यूटी पे कर रहे थे, ऊपर से पॉलिटिकल मैटर में दखल अंदाजी और हो रही थी और फोर्टिफिकेशन अलग करे जा रहे थे। क्लियर, चलो। The incident known as the Black Hole of Calcutta was used by the British as a justification for revenge. अब इस इंसिडेंट को, जिसमें इतने ब्रिटिशर्स मर गए, ब्रिटिश प्रिजनर्स मर गए थे ना, मतलब ऑलमोस्ट 123 भाई सफोकेशन और डिहाइड्रेशन से मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, तो इसको क्या नाम दिया, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। क्या बोला इसको कि कैलकाटा का क्या है, ये ब्लैक होल है। ठीक है, ये क्या है, कैलकाटा का ब्लैक होल है। रुको, यहां है ना आगे, हाँ सॉरी, क्लियर हुआ। एक मिनट इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। Okay. The incident known as the Black Hole of Calcutta was used by the British as a justification for revenge. मतलब ये लोग ये मान रहे हैं कि ये हमारा रिवेंज है, एक तरीके से हम बदला लेंगे, है ना। अब सही बात है, जरा सी चीज में तो चिढ़ जा रहे थे, तो इतनी बड़ी चीज होगी कि हमारे इतने लोग मर गए, इतने लोगों की डेथ हो गई, है ना, उनको बंदी बना लिया गया, तो इन्होंने क्या नाम दे दिया, ब्लैक होल। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट फ्रॉम मद्रास मॉडर्न चेन्नई टू रीटेक कैलकाटा। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कहां से, मद्रास से, कि भाई आपको क्या लेना है, मद्रास जिसे मॉडर्न आज के टाइम हम चेन्नई बोलते हैं, ताकि वो कैलकाटा को वापस हासिल करें। By February 1757, the British had taken Calcutta, and in March, Clive conquered the French fort of Chandranagore. The Nawab's force and the British then squared off in a series of minor battles. अब क्या हुआ, फरवरी 1757 में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कैलकाटा को वापस ले लिया, और इन मार्च की बात करें तो क्लाइव कॉन्क्वेर्ड दी फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंदेरनागोर, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने ये वाले किले को हथिया लिया, फ्रेंच लोगों का था, जो नवाब की फोर्सेस हुई और ब्रिटिश, इन लोगों के बीच में मतलब सीरीज ऑफ माइनर बैटल्स होती रही। मतलब अब ये लोग आ रहे हैं, इन्होंने कोलकाता को हासिल कर लिया, है ना, कैलकाटा को हासिल कर लिया, वहाँ के फोर्ट को, फ्रेंच फोर्ट को इन्होंने कवर कर लिया, मतलब अपने अंडर ले लिया। तो यहाँ पे माइनर बैटल्स दोनों के बीच में चलती रही, है ना, छोटी मोटी, ऐसे बड़े लेवल की बैटल नहीं, माइनर बैटल, कुछ थोड़े बहुत युद्ध हो रहे हैं। बैटल, Clive advanced on the Nawab's capital, Murshidabad, and forced the Nawab's army of 50,000 men, including 16,000 cavalry and a French officer's force of some 50 field guns. अब क्या बोला, बताया जा रहा है बैटल के बारे में, है ना। मैप ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, देखो बैटल ऑफ प्लासी का मैप इस तरीके से, थोड़ा सा आपको ऐसे क्लियर दिख नहीं रहा है, बट आप समझ गए होंगे। देखो, क्लाइव एडवांस ऑन द नवाब्स कैपिटल, भाई क्लाइव जो है कहाँ गए, नवाब की कैपिटल में एंटर हुए थे, मुर्शिदाबाद में, एंड फेस द नवाब्स आर्मी, और उन्होंने क्या करा, नवाब की आर्मी से बैटल चल रहा था तो उसको फेस करा। देखो कितने लोग थे उसमें से, 50,000 मेन, इंक्लूडिंग 16,000 कैवेलरी, कैवेलरी मतलब जो घुड़सवार जिन्हें बोला जाता है, और फ्रेंच ऑफिसर फोर्स थी लगभग 50 फील्ड गन्स के साथ। ठीक है,
Clive's army was much smaller, consist of only 3,000 men, which included 2,100 Indian soldiers, sepoys, and about 800 Europeans with only 10 field guns. मतलब see the difference, कितना बड़ा difference है। यहाँ पे इनके पास 50,000 men हैं, 16,000 cavalry हैं, घुड़सवार हैं, 50 field guns, मतलब ये सारे लोग हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही छोटा है, मतलब आप खुद ही देखो ना, 50,000 से यहाँ पे सिर्फ 3,000, मतलब कितना, 3 का भी 10 टाइम्स, कितना ही ज्यादा, ठीक है। इसमें कौन इंक्लूडेड थे, 2,100 इंडियन सोल्जर्स थे, हमारे सिपाही थे, भारत के लोग भी रिक्रूट करके रखते थे ये लोग, और 800 यूरोपियंस, इनके भी लोग थे, है ना, और जिसमें सिर्फ 10 फील्ड गन्स थी। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। Together, Clive and the Jagat Seth succeeded in turning Mir Jafar, one of the Nawab's commanders, to their side with the promise of making him the next Nawab of Bengal. है ना, अब देखो, जब पावर कम होती है तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जब फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड का यूज करते हैं। तो इनको पता था कि भाई आर्मी में तो हम बहुत पीछे हैं इनसे, जो नवाब की आर्मी सिराजुद्दौला की तो हमसे कहीं ज्यादा आगे, अब हमें थोड़ा सा चालाकी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या करा, जो मीर जफर था ना, किसके साथ मिलके, जगत सेठ के साथ मिलके मीर जफर को अपने साइड में ला लिया कि इसको हम लालच देते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब गद्दी पे बिठाया जाएगा, बस तुम हमारा साथ दे दो। अब क्या है भाई, लालच है, गद्दी का लालच आपको इतने, और बंगाल तो रिच प्रोविंस था, रिचेस्ट प्रोविंस माना जाता था, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था, काफी अच्छा रिच स्टेट माना जाता था, तो कोई क्यों नहीं नवाब बनना चाहेगा, कोई क्यों नहीं फायदा उठाना चाहेगा, है ना, सत्ता लेना चाहेगा। तो इसने क्या करा, उनका साथ दे दिया, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर क्या करा, जो मीर जफर थे नवाब के कमांडर, उनको अपने साइड कर लिया और उसको बोल दिया कि भाई प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, आपको क्या करा जाएगा, बंगाल का नेक्स्ट नवाब अब तुम ही हो भाई, ठीक है, फ्यूचर तुम ही हो बंगाल का। Clive was also favored by the weather. The two armies faced each other near the village of Plassey, anglicized to Plassey. क्लाइव को एक फायदा ये भी हुआ, मौसम का भी फायदा मिला। देखो मौसम से भी बहुत फर्क पड़ता है वेदर में। अब आप बोलोगे हम खेती बाड़ी थोड़ी कर रहे हैं जो मौसम को ध्यान देंगे। अरे भैया आप कहीं जा रहे होते हो, अगर बारिश हो गई तेज तो क्या प्लान कैंसिल नहीं करते हो या कुछ और ऑप्शन नहीं ढूंढते हो? होता है ना, बदलाव आते थे तो बैटल हो रही है, ठीक है। अब ये जो दोनों आर्मी है इनकी जो बैटल हुई थी, विलेज था पलाशी, उसके पास हुई थी, जिसको इंग्लिश में एंग्लिसाइज्ड वर्जन, एंग्लिसाइज्ड नेम उसको क्या दिया गया है, प्लासी, है ना। ये प्लासी नाम की कोई जगह नहीं, पलाशी है, लेकिन नाम क्या दे दिया, प्लासी इनके वर्जन में। जैसे हम बोलते ना सिपाही, तो ये लोग बोलते सिपॉइस। क्लियर। Early artillery exchanges did not amount to much and then a heavy downpour took place. अब इतना ज्यादा चीजें कुछ हो नहीं पाई, अब बहुत ज्यादा दिक्कतें, मतलब अब बैटल हो रही थी, है ना, ये सारी चीजें हो रही थी। देखते हैं अब आगे क्या हुआ। The British quickly covered the powder for their guns with Tarpaulins, but the Nawab's army failed to do so, rendering the powder for its guns useless. अब क्या होता, ब्रिटिशर्स क्या थे, क्विकली अपने जो पाउडर है, मतलब गन पाउडर, ये सारी चीजें यूज करते ना, कार्टलेज वगैरह सारी चीजें रहती, कार्ट्रेज जो यूज करते हैं वो, है ना। तो इन लोगों ने तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें हुई इनके पास, लेकिन जो नवाब की आर्मी है वो इस चीज को नहीं कर पाई। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जरूरी होता है, इतनी सारे लोगों को लेकर जाओगे लेकिन दिमाग का यूज नहीं करोगे तो क्या फायदा। आप एक भी हो लेकिन दिमाग है, चालाकी से खेल रहे हो तो खेल सकते हो, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द सेम फेट had befallen the British, the Nawab ordered his cavalry to charge. अब ये काम तो नहीं हो पाया, तो नवाब ने अपनी कैवलरी टीम को बोला, जो कैवलरी मिलिट्री थी उनको बोला कि भाई अब आप चार्ज में आओ। कैवलरी जो घुड़सवार लोग थे, they were met with an artillery barrage causing the attackers to panic. अब आर्टिलरी मतलब जो होते हैं ना, वो सब तीर इस तरीके चलाते हैं, उनसे अब इन लोगों का बैटल चल रहा है, ठीक है। At this point, Mir Jafar refused to participate further in the battle, leaving one of Nawab's flanks open. अब क्या हुआ, चारों तरफ से लोग लड़ते हैं, है ना, इस तरफ से भी भाई अपना कवर करके रखा है, इस तरफ से भी फ्लैंक बना रखे, मतलब कवर करके रखा है कि यहाँ से तो टुकड़ी, कि यहाँ से कोई ना आ जाए अटैक कर दे, यहाँ से कुछ ना आ जाए, तो अपनी अपनी टुकड़ी बना के रखते कि तुम एक टुकड़ी वहां जाओ, एक वहां जाओ, बोलते ना, सुनते होंगे, एक ग्रुप वहां जाएगा, एक ग्रुप वहां जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मीर जफर को तो इन्होंने अपने साइड कर लिया था, अब मीर जफर जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बैटल लड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अब उनने छोड़ दिया और नवाब का जो एक फ्लैंक ओपन था उसको, मतलब जो था उसको खाली छोड़कर आ गए, यानी एक चीज को खाली छोड़ दिया, है ना। वही बात ना कि बोट है, उसमें एक छेद, 3-4 छेद हैं, अगर 2-3 कवर है लेकिन एक छेद खाली छोड़ के कोई आ जाए तो उसी में से पानी भर भर के नाव तो डूबी जाएगी, है ना। तो यही हाल हो गया। द ब्रिटिश सफर्ड 22 किल एंड 50 वाउंडेड, while the Nawab's army suffered some 500 killed and many wounded. अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनकी आर्मी को कुछ नहीं हो, उनमें देखा गया कि लगभग 22 लोग की जान चली गई, है ना, 22 किल मतलब मर गए और 50 लोग घायल हो गए। लेकिन नवाब की आर्मी को देखे तो नवाब की आर्मी में ऑलमोस्ट 500 मारे गए और
कितने तो ज्यादा अनगिनत जो है घायल हो गए, क्योंकि इनकी आर्मी भी बड़ी थी तो इनका नंबरिंग भी ज्यादा था, और ये लोग अब दिमाग से खेल रहे थे। मीर जफर ने धोखा दे ही दिया था, जैसे कि फितरत में रहता ही है धोखाधड़ी। इम्पैक्ट क्या रहा? Mir Zafar was appointed Nawab of Bengal, but he was no more than a puppet ruler, and he ceded control over most of Bengal to the British through several treaties. अब क्या हुआ देखो, जीत गए ऑब्वियसली, जब इतना दिखा रहे हैं बताया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये लोग क्या कर गए, बैटल इन्होंने जीत ली। अब चीजें जीती वो अच्छी बात है, लेकिन मीर जफर का क्या बताया जा रहा है, इनको चाह रहे थे कि हमें पपेट रूलर चाहिए। हम ऐसा नहीं कि मीर जफर भाई भैया वो बनेगा नवाब तो कल को वो भी हरकतें कर सकता है, कुछ भी हमें जो है रोक टोक सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, तो ये हमारे हाथों की कठपुतली रहना चाहिए। पर मीर जफर भी कम नहीं था, वो भी कठपुतली नहीं बना रहा। मीर जफर वॉज अपॉइंटेड नवाब ऑफ बंगाल, बट ही वॉज नो मोर देन अ पपेट रूलर, पहले तो वो पपेट रूलर जैसे ही था। एंड ही सीडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश थ्रू सेवरल ट्रीटीज, बहुत सी ट्रीटीज वगैरह हुई, काफी ज्यादा इसका कंट्रोल बढ़ा। द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड इन 1765 he secured the right to collect taxes and revenues for Bengal from the Mughal emperor Shah Alam II। अब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिया गया भाई, वो अपॉइंट, उन्होंने क्लाइव को अपॉइंट कर दिया भाई, ये बंगाल के क्या रहेंगे, गवर्नर रहेंगे। और 1765 में उन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना राइट ले लिया कि टैक्स वगैरह का कलेक्शन का काम, रेवेन्यू जो जनरेट करने का काम, लेने का काम, मेंटेन करने का काम हम करेंगे, ठीक है। फॉर बंगाल फ्रॉम द मुगल एम्पर शाह आलम, उस टाइम पे जो मुगल एम्पर थे शाह आलम सेकेंड, उनसे इन्होंने जो है परमिशन ले ली कि हम टैक्स वगैरह ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल का। क्लाइव वेंट ऑन टू द अमास ग्रेट पर्सनल वेल्थ एंड अक्वायर्ड अ पीरेज ऑन हिज रिटर्न टू ब्रिटेन। लेकिन ये देखा गया भाई गवर्नर बन गए, तो अब वही बात है ना कि नेता जो बन जाता है तो नेता ऐसी जगह का नेता बना है जहाँ पे काफी पैसा पल रहा है, खूब पैसे वैसे वाली पार्टी है, तो खूब लूटपाट मचाओ, चालाकी करो। तो यहाँ एक क्लाइव बहुत सारी वेल्थ जो है अर्न करके ब्रिटेन लौटा था, है ना, मतलब खूब कमा के, मतलब इतना रिच मैन बन के निकला था, क्योंकि यहाँ पे चालाकी भी करता होगा, काम तो कर ही रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ अपने जेब में भी डालना है, तो काफी सारी वेल्थ यहाँ से अर्न करके गए थे, क्योंकि गवर्नर बन गए थे ना ये कंपनी के, मतलब बंगाल के। क्लियर, चलो। The taxes collected by British allowed them to buy Indian goods for export abroad, effectively financing further trade and conquest। अब प्रॉब्लम ये भी हो रही थी, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, जब इनके पास प्रॉब्लम हो रही थी, पैसे की कमी हो रही थी, है ना, तो ये लोग ट्रेड तो करना ही है भाई। अब इंडिया के जो लोकल ट्रेडर है जिनसे हमें मसाले वगैरह, सिल्क कॉटन खरीदने, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, कार्डेमम वगैरह, पेपर, ब्लैक पेपर वगैरह, ये इनकी डिमांड यूरोप में बहुत थी, कॉटन सिल्क की डिमांड बहुत थी। अब इन्हें पता है कि हमें इंडियन ट्रेडर से सामान खरीदना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बदले पे तो करना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी देंगे, भले ही सस्ते में दे रहे हैं, हम वहां जाके महंगे में बेचेंगे, लेकिन पैसा तो चाहिए। अब इनके पास उस टाइम पे रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, पैसों की कमी हो रही थी, तो ये लोग क्या करते थे, यूरोप से, ब्रिटेन से ये लोग जो है गोल्ड सिल्वर मंगाते थे, उसके थ्रू फिर एक्सचेंज करते थे। लेकिन अब जब से बंगाल के गवर्नर बन गए तो पैसा ही पैसा भाई, दोनों हाथों में लड्डू। यहां से क्या कर रहे हैं, वही रेवेन्यू को जो जनरेट हो रहा है बंगाल से, उन्हीं पैसों से हमारा ही सामान खरीद रहे हैं और हमारे ही सामान को बेच रहे हैं, कहां पे, ब्रिटेन में, यूरोपियन कंट्रीज में, और बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे। तो दोनों ही हाथ में घी था, ये समझ लो। क्लियर, काफी अच्छा कमा रहे थे। तो द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश अलाउड देम टू बाय इंडियन गुड्स फॉर एक्सपोर्ट अब्रॉड, है ना, वो उनके पास पैसा आ रहा था, वो सामान खरीद पा रहे थे, और वो कहां एक्सपोर्ट कर सकते थे, बाहर। इफेक्टिवली फाइनेंसिंग फर्दर ट्रेड एंड कॉन्क्वेस्ट। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेड का फायदा हुआ, ट्रेड हो रहा है, अपना किलाबंदी कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी और एक्सपांड कर रहे हैं, मिलिट्री पावर बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर, आगे देखें। The East India Company would go on to consolidate its power over the Indian subcontinent through a series of military campaigns। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ज्यादा अपनी पावर बढ़ाती जा रही थी, खूब सारे कैंपेन्स करती जा रही थी, अब पैसा आ ही रहा था, उनको ये समझ में आ गया था कि भाई सही है, अगर प्रॉपरली अर्न करना है, रिच बनना है, ट्रेड करना है ना, तो टेरिटरी बनाते जाओ, ताकि कोई दखलंदाजी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो काफी सारे इनके कैंपेन्स चलते रहे। इट सॉलिडिफाइड इट्स डोमिनेंस इन बंगाल एंड बिहार विद इट्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बुक्सार 1764, इन सदर्न इंडिया विद इट्स विक्ट्री ओवर टीपू सुल्तान इन द फोर्थ मैसूर वॉर 1799, एंड इन पंजाब विद द विक्ट्री ऑफ द सेकंड सिख वॉर 1848 to 49, है ना, मतलब बड़े बड़े मेजर वॉर इन्होंने लड़े। देखो मीर जफर जब पपेट रूलर बन गया था ना इनका, पर उसने भी हरकतें कर दी थी, तो उसको हटवा दिया कि हटाओ इसको, तो इन्होंने मीर कासिम को बनाया फिर, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके 8th क्लास की बुक में भी आप देखोगे, जो 8th में उनको तो पता ही होगा, मीर कासिम को इन्होंने जो है नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम ने भी वही हरकतें कर दी, फिर वापस से मीर जफर को बना दी, तो उन्हें लगा कि नहीं यार, हमें ही खुद क्या बनना पड़ेगा, दीवानी लेनी पड़ेगी बंगाल की, ऐसे काम नहीं चल, ऐसे काम नहीं चलेगा। इनके क्या हुई थी, मीर कासिम से इनका बैटल ऑफ बुक्सार हुआ था, ठीक है, 1764 में, जिसमें मीर कासिम हार गया था। फिर इनको किससे भी प्रॉब्लम हो रही थी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन थे, मैसूर के जो है सुल्तान थे, नवाब थे, है ना, तो
काफी पावरफुल हो, काफी ब्रेव, मतलब किसी से डरना नहीं, कुछ नहीं करना, है ना। इन्होंने क्या कर दिया था पता है टीपू सुल्तान ने, मैं आपको बताऊं, इनका ट्रेड वगैरह रोक दिया था। मतलब इनके अंडर था, इनके एरिया के अंडर था, मैसूर के अंडर मालाबार कोस्ट, कोस्ट मतलब कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र होते हैं। आप पुराने टाइम पे सी रूट के थ्रू ही आप ट्रेडिंग कर रहे हो, समुद्र के रास्ते के थ्रू आप जो है यूरोपियन कंट्रीज से भाई इंडिया आ रहे हो या इंडिया से ब्रिटेन जा रहे हो, समुद्रों के रास्ते। पहले तो ऐसा हवाई जहाज, ट्रेन वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, बाइक स्कूटी वगैरह से आप जा रहे हो, खैर वो तो उससे अभी भी नहीं जा सकते, लेकिन एक बात बोल रही हूँ सी रूट के थ्रू। तो इन्होंने क्या कर रखा था, कोस्टल एरिया जो मालाबार कोस्ट, जहां से इनका ट्रेड चलता था, जहां से ये लोग जो भी सामान इंडिया से लेते थे एक्सपोर्ट करते थे और बढ़िया फायदा करते थे, कमा होता था इनको। टीपू सुल्तान ने रोक दिया कि नहीं, अब ये ना यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ना ही ये हमारे लोकल ट्रेडर से ट्रेड करेगी साउथ में। और साउथ के मसाले है ना, ये लोग साउथ से ट्रेड करते थे, ब्लैक पेपर वगैरह, ये जो कार्डेमम वगैरह, सिनेमन, ये सिनेमम बहुत ज़्यादा फेमस था यूरोप में, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब यहाँ टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया, ट्रेड इनका रुकवा दिया कि नहीं आप ट्रेड नहीं कर सकते, इनको आग लग गई, मिर्ची लग गई। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये कि इनकी दोस्ती फ्रेंच से बहुत अच्छी थी। फ्रेंच, मैंने आपको बताया था ना कि अदर कंट्रीज़ का भी रोल था। देखो इन्होंने इंग्लैंड से तो कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया था, लेकिन अदर यूरोपियन कंट्रीज तो अभी भी लाइन में थी, अभी भी रेस में थी। पोर्तुगीज हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए। अब टीपू सुल्तान की दोस्ती फ्रेंच लोगों से थी, तो यहां अलग इनको आग लग रही थी कि यार इतने हमारा पैसे के मामले में भी हमें परेशान हो रही है, पॉलिटिकली भी हमें परेशान हो रही है, तो हमें टीपू सुल्तान को अब क्रश करना पड़ेगा, अब हराना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमसे सहा नहीं जा रहा है, इतनी ज्यादा घोर मतलब चीजों का रोक टोक हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ई नहीं चौल पे उन्होंने सोचा इसको चलने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुई थी, 4 जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। ठीक है, अब इसमें फाइनली जो श्रीरंगपट्टनम में वो अपनी कैपिटल को डिफेंड करते हुए हार गए थे। ठीक है, तो 1799 में ये वॉर, और ये वॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फिर क्या, पंजाब में भी इनकी विक्ट्री थी, क्योंकि सारे थे नॉर्थ वेस्ट साइड भी, इनको डर था कि रशिया कहीं एंटर ना हो जाए, रशिया कहीं डोमिनेट ना करे, वहां से एंटर होकर फिर परेशानी होगी। तो इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी वहां के जो टेरिटरी, जो राजा वाजा को हराया, तो ऐसी यहाँ भी इनकी इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी। पंजाब हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमें मिलता है ना, पंजाब पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सिख वॉर में भी इन लोग को अच्छी बड़ी जीत मिली थी। तो ये जो जीत है ना, ये इनका एक बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाती है, जिसके कारण एक हम कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। और इसी के बाद इनको समझ में आ गया था कि भाई सही बात है, टेरिटरी तो बनानी ही चाहिए। ठीक है, ताकि हम रूल कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके और लूट सके। गोल्डन चिड़िया कहते थे हमारे इंडिया को, पूरा लूट पाट के ले गए थे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।